सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 22 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि यूएस ने H1B वीज़ा फीस को बढ़ाकर जो है 1 लाख जो है डॉलर कर दी है, और जिससे कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन और पैनिक क्रिएट हुआ है इंडियंस में। तो वहाँ के कॉमर्स सेक्रेटरी ने पहले बोला था कि ये जो फीस है वो पर ईयर होगी, और जिस वजह से पैनिक क्रिएट हुआ। लेकिन व्हाइट हाउस ने क्लैरिफाई किया कि ये फीस एनुअल नहीं है, बल्कि ये सिर्फ वन टाइम पेमेंट है, और जो नए एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए रहेगा। और जो करंट वीज़ा होल्डर्स हैं या फिर जिनका रिन्यूअल है, उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो नॉर्मली ट्रैवल कर सकते हैं। और इंडिया ने इसको जो है ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न बोला है, और अपने एम्बेसीज को इंडियंस की मदद करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इलेक्शन कमीशन ने अपने स्टेट इलेक्शन जो ऑफिसर्स हैं उनको बोला है कि सितंबर 30 तक रेडी हो जाइए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए। इसका मतलब है कि अक्टूबर और नवंबर से जो है वोटर लिस्ट क्लीन अप एक्सरसाइज स्टार्ट हो सकती है। और बिहार के बाद अब जो है पूरे देश में जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जो है 2026 में असम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, पीएम टर्म्स जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स एज फेस्टिवल ऑफ सेविंग्स। तो जीएसटी 2.0 में बेसिकली दो स्लैब्स ही रखे गए हैं, एक 5% और 12%, और 40% जो है जो स्पेशल जो टैक्स लगेगा लग्जरी और जो सिन गुड्स हैं उन पे। तो बेसिकली इसको पीएम मोदी ने इसको भारत उत्सव बताया है, और आज से ही लागू हो जाएंगे जो जीएसटी 2.0 है वो, और जिसको फेस्टिवल ऑफ सेविंग्स भी बोला है, और एक स्टेप है टुवर्ड्स आत्मनिर्भरता। और उन्होंने ये बोला कि जो है पीएम ने रिमाइंड किया कि इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है वो पहले से ही वो बिल्ड हुई थी वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग पे, स्पेशली जो एमएसएमईज है उन पे। तो अर्ज किया जो एमएसएमईज हैं तो वो अपना रिगेन करें वो स्पेस और रेपुटेशन ग्लोबली। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, बेसिकली पैलेस्टीन स्टेट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा मार्क्स सीस्मिक शिफ्ट। तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इन कंट्रीज ने पैलेस्टीन को जो है ऑफिशियल स्टेट के रूप में जो है रिकॉग्नाइज कर दिया है, और पोर्टुगल भी ज्वाइन करने वाला है इनको। और सिग्निफिकेंस ये है कि जो है ये ब्रिटेन और जो कनाडा है ये पहले G7 कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो ये कदम उठा रहे हैं। और इसको जो है इस स्टेप को जो है फ्रांस भी फॉलो कर सकता है, और ऑलरेडी 140 प्लस जो है कंट्रीज पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। और यूके के प्राइम मिनिस्टर वो क्या बोलते हैं कि ये स्टेप जो है टू स्टेट सॉल्यूशन को रिवाइव करने के लिए है। और पीएम नेतन्याहू ने इस चीज़ को अपोज किया है, बोला ये टेररिज्म को रिवॉर्ड करने वाला स्टेप है, और इसराइल की एग्जिस्टेंस को खतरा है। बैकग्राउंड ये है कि 1917 में जो है एक बेल्फोर डिक्लेरेशन में यूनाइटेड किंगडम ने इसराइल की जो फाउंडेशन में रोल प्ले किया था, और अब वो पैलेस्टीन को भी रिकॉग्नाइज कर रहा है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, वी फियर बिग इंडस्ट्रीज आउटसाइडर्स विल ऑक्यूपाई अवर लैंड। तो लद्दाख में जो है क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और लोकल रेजिडेंट्स हंगर स्ट्राइक पर हैं, और उनकी मेनली 4 डिमांड्स हैं। पहले तो लद्दाख का सिक्स शेड्यूल में इंक्लूजन हो, या जिससे कि ट्राइबल के सेफ गार्ड्स इस्टेब्लिश हो, और स्टेटहुड मिले लद्दाख को। और तीसरी जो डिमांड है कि सेपरेट जो है लोकसभा सीट्स हों लेह और कारगिल के लिए। और जो फोर्थ डिमांड है कि गवर्नमेंट वैकेंसीज को फिल किया जाए। और तो बैकग्राउंड ये है कि 2019 में जो है लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। लोकल्स का कंसर्न है कि, और इसके बाद जो है प्रेसिडेंट मुर्मू ने 4 न्यू रेगुलेशन नोटिफाई किए वहाँ के रिजर्वेशंस, डोमिसाइल, लैंग्वेज और हिल काउंसिल्स को लेके। लेकिन लोकल्स कहते हैं कि सिक्स शेड्यूल और स्टेटहुड की डिमांड अभी पेंडिंग है। और लोकल्स का कंसर्न है कि जो लैंड है वो बेसिकली आउटसाइडर्स के हाथ में ना चला जाए। जो बड़े होटल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, आने से उनकी जो फैमिली रन बिजनेस है वो खतरे में पड़ जाएगी। और जॉब्स और कल्चर प्रोटेक्ट करना है, तो ये सब लोकल्स का जो है फियर है, तो ये सब डिमांड कर रहे हैं। तो जो हंगर स्ट्राइक है वो बेसिकली 35 दिन चलेगी, 35 डेज। एक्सटेंड भी हो सकती है, गवर्नमेंट स्टॉक्स के लिए सिग्नल दे रही है, पर लोकल्स कहते हैं कि स्ट्राइक तभी खत्म होगी जब राइट डायरेक्शन में स्टेप लिए जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल है, इंडियाज टेक वर्कर्स मस्ट रिड्यूस देयर रिलायंस ऑन यूएस जॉब।
तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो H1B वीज़ा के लिए जो है न्यू एप्लीकेंट्स जितने भी हैं उनके लिए फ़ीस बढ़ाकर 1 लाख जो है डॉलर कर दी है। और ये करंट फ़ीस से ऑलमोस्ट 6 गुना ज़्यादा है, जिससे इम्पैक्ट क्या होगा इंडियंस पे और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पे। इंडियन नेशनल्स जो है इस पूरे H1B वीज़ा की बात करें तो 71% जो H1B वीज़ा होल्डर्स हैं वो इंडियंस हैं, और 60% जो वीज़ा होल्डर्स की, इनमें से जो 60% वीज़ा होल्डर्स हैं उनकी सैलरी जो है $1 लाख से भी जो है कम है। तो एम्प्लॉयर्स को फॉरेन वर्कर्स हायर करना मुश्किल हो जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस डिसीजन को ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंस वाला बोला, क्योंकि फैमिलीज पे इम्पैक्ट होगा और यूएस टेक्नोलॉजी कंपनीज को भी स्किल्ड वर्कर्स जो है हायर करने में डिसरप्शन हो सकता है। और नंबर्स की बात करें तो H1B वीज़ा जो है वो 85,000 पर ईयर कैप है और लॉटरी से एलोकेट होते हैं। एप्लीकेशंस 4 ईयर लो पे आ गई हैं। और पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है इंडिया के लिए, बोलते हैं कि इंडिया अपना जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो रिफॉर्म्स हैं वो स्ट्रॉन्ग करे, और आर्टिफिशियल और जो न्यू मार्केट्स हैं जैसे कि एशिया हो गया, यूरोप हो गया, उनको एक्सप्लोर करे, और जो लॉन्ग टर्म प्लान बनाए, लॉन्ग टर्म प्लान्स, ताकि जो इंडियन टेक्नोलॉजी वर्कर्स हैं उनका डिपेंडेंस जो यूएस जॉब्स पे है वो कम हो। और यूएस का ऑर्डर 1 ईयर में एक्सपायर होगा, लेकिन एक्सटेंशन का रिस्क है। अगर इंडिया प्रोएक्टिव हो तो यूएस की ही जो है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन फ्यूचर में शॉर्टेज फेस करेगी, क्योंकि स्किल्ड वर्कर्स कम मिलेंगे, ऐसा इस पूरे आर्टिकल का बोलना है। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे यूरेनियम माइनिंग को लेके है। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट शुड हैव पीपल्स कंसेंट। तो सेंटर ने मेघालय में जो है यूरेनियम माइनिंग जो है स्टार्ट करने का डिसीजन लिया, और लोकल जो लीडर्स हैं और कम्युनिटीज़ का कंसेंट जो है वो उसके बिना, तो लोकल लीडर्स और कम्युनिटीज़ का कंसेंट नहीं लिया। और जो जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसने अपने ऑफिशियल मेमोरेंडम में इशू किया एक ऑर्डर, जिसमें कि जो एटॉमिक स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं उनका अगर एक्सट्रैक्शन करना है तो उसके लिए पब्लिक कंसल्टेशन को एग्जेम्प्ट कर दिया, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो खासी ग्रुप जो है 1980s से यूरेनियम माइनिंग के खिलाफ है, क्योंकि माइनिंग से जो है पॉल्यूशन, लैंड लॉस और हेल्थ रिस्क जो है होते हैं। लोकल लीडर्स का रिफ्यूजल इग्नोर किया गया और उन्हें डिसीजन मेकिंग से जो है बाई स्टैंडर्ड्स बना दिया गया। तो झारखंड जो कंसर्न्स है कि झारखंड में जो यूरेनियम कॉरपोरेशन के माइंस में भी जो है प्रोटेस्ट, रेडिएशन और लाइवलीहुड लॉस के इश्यूज आए थे। और ग्लोबल नॉर्म्स के हिसाब से जो है फ्री, प्रायर, इन्फॉर्म्ड जो है कंसेंट ज़रूरी है, और जो यहाँ नहीं लिया गया। और पॉसिबल एक्शंस क्या हो सकते हैं कि कम्युनिटीज़ जो है वो कोर्ट में चैलेंज कर सकती हैं, और मिनिस्ट्री को जो है बेसिकली ये जो ऑफिशियल ऑर्डर है उसे विड्रॉ करना चाहिए, वरना माइनिंग जो गवर्नेंस है वो प्रेसिडेंस बन जाएगा। ये बिना बिना कंसेंट के एक्सट्रैक्शन करने का जो ये चलन है ये प्रेसिडेंट बन जाएगा। और अगर प्रोटेस्ट बढ़े तो सेंटर को डायलॉग के थ्रू सोल्यूशन निकालना चाहिए। कोएर्शन से रिजेंटमेंट ही बढ़ेगा। तो यूरेनियम माइनिंग के लिए जो है डेमोक्रेटिक राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन को इग्नोर करना लॉन्ग टर्म जो है नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, ऐसा इस पूरे आर्टिकल में बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे कैन टाइमलाइंस भी फिक्स्ड फॉर गवर्नर्स। तो यहाँ पे बोला गया कि जो अप्रैल 2025 में एक तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर का केस था, उसमें जो है उसमें एक रूलिंग दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। इशू ये था कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास जो बिल्स अप्रूवल को लेके आते हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था उन पे जो है 3 मंथ्स के अंदर जो है इनको डिसीजन लेना होगा, गवर्नर या प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट के पास रिजर्व किए बिल्स का डिसीजन भी 3 मंथ्स में होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन का व्यू क्या है कि आर्टिकल 200 में गवर्नर के पास जो है 4 ऑप्शंस होते हैं, या तो जो बिल्स आए उसके पास वो उसको एसेंट दे और साइन कर दे, या विदहोल्ड कर ले यानी कि वहीं पे रुक जाएगा बिल वो, और या तो रिटर्न कर दे रिकंसिडरेशन के लिए, और या तो रिजर्व कर ले वो प्रेसिडेंट के लिए। तो मोस्टली गवर्नर मिनिस्टर के एडवाइस पर जो है एक्ट करते हैं, और सिर्फ गवर्नर जो है रेयर केसेस में जो है डिस्क्रिशन अपना यूज़ कर सकता है, अगर बिल जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो।
कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को लेके जैसे 3 मंथ्स की जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स की है, वैसी कोई गाइडलाइन जो है नहीं दी हुई है। और रिकमेंडेशन ये है कि जो सरकारिया कमीशन है 1987 का, तो उसमें बोला गया है कि जो बिल को रिजर्व करना रेयर केसेस में ही डिस्क्रिशन है, रेयर केसेस में डिस्क्रिशन है। और पुंछी कमीशन जो है 2010 का जो है, उनमें बोला गया कि गवर्नर को 6 मंथ्स में डिसीजन जो है लेना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन है इन 2 कमीशंस में। तो वे फॉरवर्ड बोलते हैं कि गवर्नर का पोस्ट का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है उसकी पोस्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में कहा कि आर्टिकल 200 को गवर्नर शैल का मतलब डिस्क्रिशन नहीं है। गवर्नर शैल जो वर्ड है उसका मतलब डिस्क्रिशन नहीं है, अपने मर्जी से नहीं है। और कोर्ट ने 3 मंथ जो टाइमलाइन प्रेस्क्राइब की है ताकि डेमोक्रेसी और जो फेडरलिज्म की रेस्पेक्ट हो। और बोलते हैं कि जो पास्ट के केसेस हैं और कमीशन के जो है बेसिस पे जो है 3 मंथ्स की टाइमलाइन प्रेस्क्राइब की गई गवर्नर और प्रेसिडेंट के एक्शन के लिए। और सेंटर और गवर्नर्स को जो है सुप्रीम कोर्ट की टाइमलाइंस को फॉलो करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। और जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से एक्सपेक्ट है कि जो है सुप्रीम कोर्ट ये प्रिंसिपल जो है रीइंफोर्स करे ताकि डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म को रेस्पेक्ट मिले, ऐसा इस पूरे आर्टिकल का बोलना है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, गाजन्स हेल वाइल इजरायली कंडेम वेस्ट रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीन स्टेट। तो जैसा फर्स्ट पेज पे हमने देखा था कि ब्रिटेन, कनाडा और जो ऑस्ट्रेलिया है उसने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया। और मिक्स्ड रिएक्शन है कि पैलेस्टीनियंस के लिए जो है होप है और इजरायलीज में एंगर और कंसर्न है। तो गाजा में जो है लोगों ने इसे मॉरल विक्ट्री और एग्जिस्टेंस का जो है अफर्मेशन माना है। और इसराइल का रिएक्शन है कि इसराइल इसे डेंजरस और प्रीमेच्योर मान रहा है। और जो इसराइलीज और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं इसके जो प्रैक्टिकल इम्पैक्ट और सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके कॉशियस हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे कि ट्रम्प क्लेम्स येट अगेन टू हैव स्टॉप्ड इंडिया पाकिस्तान वॉर। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने रिपीटेडली जो है उनका क्लेम है कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कराकर सीज फायर करवाया। और ट्रम्प ने बोला इसके लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। और इंडिया ने बेसिकली कॉन्स्टेंटली बोला है कि थर्ड पार्टी जो है इंटरवेंशन उसको डिनाई किया है। और और ट्रम्प का कहना है कि जो है उन्होंने 60% वॉर्स को ट्रेड के थ्रू जो है स्टॉप हुए। और उनका फोकस है कि ट्रेड को एज अ जो है टूल फॉर पीस यूज़ किया जाए, ऐसा बोलते हैं ये। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, बेसिकली यूएस के लॉ मेकर्स चाइना विजिट पे हैं। और पर्पज़ है विजिट का कि जो है मिलिट्री टू मिलिट्री डायलॉग जो है वो बढ़ाया जाए, बूस्ट किया जाए। ट्रेड, इकोनॉमी और पीसफुल को एग्जिस्टेंस पर भी फोकस है। और उन्होंने ये बोला कि यूएस चाइना के रिलेशन जो है, बैकग्राउंड ये कि यूएस चाइना के रिलेशन ट्रम्प के टर्म से टेंस हैं। और उसके बीच ये जो है चाइना में विजिट है यूएस की। तो उनमें से एक डेलीगेशन में एक मेंबर ने बोला कि वर्ल्ड के लिए जो है इम्पोर्टेंट है कि दोनों कंट्रीज को पीसफुल को एग्जिस्ट करें। और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि 2019 के बाद पहली बार जो है यूएस लॉ मेकर्स की चाइना विजिट है ये। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमने सारी न्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।